किया गया ह्यूमन राइट्स की परिभाषा में, तो वो पास हुआ 1948 में। जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का व्याख्या आ गई, तब उसके बाद हमारे इंडियन कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने जगह जगह पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की परिभाषाएं शुरू की। उसके बाद अगर टू 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 ई पर 2F पढ़िए, अगर आपके पास किताब रखी हो तो ठीक है। एफ में लिखा हुआ है इंटरनेशनल कवेनेंट्स क्या है। इंटरनेशनल कवेनेंट्स मींस द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कि आपके क्या कर्तव्य हैं, आपकी पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं। ये सारे राइट्स अभी आपको बताएंगे। कोर्ट्स ने जो डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री इन्वायरमेंट। ये हैं इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपके। जैसा कि आपके त्यागी जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मैंने डेफिनेशन रखी है राइट्स एंड ड्यूटीज की। ये सारे राइट्स यहीं से आपके बनते हैं, मींस द इंटरनेशनल कवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये पॉलिटिकल, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपको दिए गए। एंड द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी राइट्स की बात करता है। adopted by the General Assembly of the United Nations on 16 दिसंबर 1966। ये 16 दिसंबर 1966 की कहानी है, जबकि ह्यूमन राइट्स का प्रोनाउंसिएशन हो चुका था, इन्फोर्समेंट हो चुका था 1948 में। धीरे 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 करके कवेनेंट्स बनना शुरू हुए, जो कि 16 दिसंबर 1966 को ये सारे कवेनेंट्स बने और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से बना और सिविल पॉलिटिकल राइट्स के नाम से बना। इसीलिए आज मिस्टर त्यागी जी ने ये राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं। ये जितनी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं सेक्शन 2D और F में दी हुई है, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बारो किया गया है। अगर हम आपको आर्टिकल 21 की डेफिनेशन बताएं तो ये सारा आर्टिकल 21 से बारो किया गया है। आर्टिकल 21 की डेफिनेशन देख लें, जो कि बिल्कुल ह्यूमन राइट से मिलती जुलती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। अब यहाँ पर डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ये लाइफ और डिग्निटी दोनों एट पार है। इस लाइफ को 2D ने और एलोबरेट कर दिया है। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे निरामया, इसको डिग्निटी को, लाइफ को और एलोबरेट कर दिया है ह्यूमन राइट्स ने, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमको लाइफ, लिबर्टी, सब चीजें चाहिए। राइट टू फूड चाहिए, राइट टू शेल्टर चाहिए, सब चीजें चाहिए। और किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में अगर ये सब चीजें मौजूद नहीं रहती हैं तो बड़ी एक दुर्घटना की विषय हो जाता है। तभी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ये इंटरफियर करती रही है। कपिला हिंगो रानी का केस हुआ, बंधु मुक्ति मोर्चा का केस हुआ, और आपके इसका समस्ती बिल्डर्स का केस हुआ, चमेली सिंह का केस हुआ। ये सारे केसेस में आर्टिकल 38 को लेकर ये डेफिनेशन दी गई है। अगर आप आर्टिकल 38 थोड़ी देर पहले देख लें तो फिर मैं उन जजमेंट्स पर भी आता हूँ। आर्टिकल 38 में क्या दिया हुआ है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। यानी इतना ज्यादा एलोबरेट कर दिया गया है
अब 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर नहीं रह गया है। आफ्टर कमिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ये डिग्निटी के अंदर आ गया है और फंडामेंटल राइट से कवर्ड हो गया है। ऐसे कई जजमेंट्स आए हैं कि पहले पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके जब जजमेंट्स आए तो वो पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर कवर्ड हो गया। अगर आप जजमेंट उठा के देखें कपिला हिंगोरानी का तो आपको मिलेगा कि यूनिवर्सल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ये मैं जजमेंट उठा रहा हूँ 2003 का 2003 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही है जरा सा देख लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में और सब चीज़ों में बड़ा विजिलेंट रहता है, हमेशा केसेस आते रहे हैं। अगर आप कपिला हिंगोरानी का एक पैराग्राफ उठा के देखें जजमेंट का, व्हाट डज द राइट टू फूड मीन्स, कैन द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट to food is about respecting, protecting and fulfilling access to food producing resources and work. Therefore, right to food does not make people lazy but busy enabling them to feed themselves. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर कहा है, is hunger a violation of human rights? यही सारी राइट्स ड्यूटीज आ जाती है। आपका राइट तो है कि पाने का है कि आपने पाया, आपके वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, आपके सारी नीड सेटिस्फाई हुई। फिर वही ड्यूटीज आ जाती हैं कि उन ड्यूटीज को किसको सेटिस्फाई करना है, वही स्टेट एक्शन आ जाता है। एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, ये स्टेट एक्शन इसीलिए बता रहा हूं उनको कि ड्यूटीज में वो भी कवर्ड हो जाते हैं। Is hunger a violation of human rights? Is the right to food about good governance? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। Good governance is negotiable. Human rights are not the central concept for human rights. It's the concept of violation of referring to the supersession of rural groups. And then basic needs of man have traditionally been accepted to be 3. Food, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। और इस जजमेंट को निकाल के 9 मई 2003 का जजमेंट है ये, हमेशा इसको लगाइए साथ में ह्यूमन राइट्स की डिफिनीशन के लिए। बेसिक नीड्स ऑफ मैन have traditionally been accepted to be threefold. That is food, clothing and shelter. Food, आपने देखा कोविड-19 के ज़माने में किस तरह से फूड की क्राइसिस रही है और कहीं फूड मिलता नहीं था, लेकिन हमारी सरकार बराबर सबको फूड सप्लाई कर रही थी। चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, सबको फूड सप्लाई हो रही थी और सबको खाना पीना सब घरों पर पहुंचाया जा रहा था। आज भी राशन बढ़ता है। तो बेसिक नीड्स ऑफ मैन हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सेप्टेड टू बी 3, दैट इज फूड, क्लॉथिंग। आजकल के जमाने में कपड़े की बड़ी, आपके शरीर पर कपड़ा, तन पर कपड़ा, सब चीजें कपड़े से आजकल आती हैं। मनुष्य की जो ढकने का, मनुष्य को अपने आप को ढकने का रास्ता है वो क्लॉथिंग है। एंड शेल्टर, शेल्टर बड़ा वास्ट रूप है। शेल्टर मीन्स कि आप कहाँ शेल्टर लें, एनवायरनमेंट कैसा हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो और एक छोटी सी छत आपके ऊपर हो। ये बेसिक नीड्स का ये 3 फंडामेंटल्स है, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बराबर। द राइट टू लाइफ इज गारंटीड इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी that to take within its sweep the right to food, the right to clothing, right to decent to environment and a reasonable accommodation to live in. आपके पास ढंग की जगह होनी चाहिए रहने के लिए, जिसका कि हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है
कि सबके पास किसी न किसी तरह से एक झोपड़ी हो और एक छत हो, रहने के लिए हो। Right to shelter, when used as essential requisite to the right to live, should be deemed to have been guaranteed as a fundamental right. आज आर्टिकल 21 भी यही कहता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू सेक्शन 2D भी यही कहता है, दैट इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। Therefore, the term life used in Article 21 of the Constitution has a wide and far-reaching concept. It includes livelihood and so many other facets thereof life. ये खास बात ये है कि आर्टिकल 21 और 2D दोनों एट पार हैं, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का ले लें और चाहे ह्यूमन राइट्स का एक्ट का ले लें, दोनों एट पार हैं। और हमारी ड्यूटी होती है कि अगर हम सरकार के हैं तो हम उसकी सेवा में लगें, अगर हम अपने इंडिविजुअल हैं तो हमारा राइट है कि उसको प्राप्त करने का है। तो इसलिए हमारे राइट्स ड्यूटीज दोनों लगे हुए होते हैं। आज हमको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है, जो कि बराबर हमको सुरक्षा भी मिलती है। आज पुलिस वाले इतने जबरदस्त लगे रहते हैं सबकी सुरक्षा के लिए, ये हमारा राइट है टू गेट दिस सिक्योरिटी। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमको सब चीजें मिले। इसी तरह से राइट टू एजुकेशन इज ए सिक्योरिटी हमारी है, राइट है पाने का है। आर्टिकल 21A, या अगर आप पुराना कोई जजमेंट उठाकर देख लें, यूनिकृष्णन का केस, इस्लामिक एजुकेशन का केस, ये सब केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया है, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिल्ला कर कहा है कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए ये सारे हमारे राइट्स हैं, सब कवर्ड होते हैं, राइट्स ड्यूटीज दोनों कवर्ड होते हैं। मनुष्य अपना काम करता रहे, जैसे डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अपने कर्मों से साथी तुम महान बनो, किसी के आंसू नहीं तुम मुस्कान बनो, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और बराबर हमें अपने कर्म करना चाहिए, हमारे अच्छे कर्म होते रहेंगे, हमको सारी चीजें मिलती रहेंगी। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यही स्वामी जी ने कहा है, और यही हमारे गीता ने कहा है। गीता ने भी यही कहते हैं कि कर्म करते रहो और जो भी उसका फल आएगा वो उसका फल अच्छा ही आएगा। अच्छा बुरा हमारे अंदर निहित है, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो ये कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करता हूँ और वक्ताओं को चांस देता हूँ कि अपनी राइट्स ड्यूटीज को अपने संविधान और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में उसको बराबर उसका अपना व्याख्यान करें और तरह तरह की बातें जो स्टूडेंट्स को हैं बताएं, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि 10 दिसंबर 1948 में इसकी शाखा जरूर पड़ी थी, लेकिन ये तो पूरे सालों सालों और जिंदगी भर का सवाल होता है कि हमको ह्यूमन राइट्स किस तरह से रखना है। अगर हम कहीं रह भी रहे हैं तो हमको इन्वायरमेंट क्लीन करके रहना है, कहीं हम मान लीजिए रह भी रहे हैं तो हमको क्लॉथ की और अपने फूड की आवश्यकता होती है। आज सर्वे भवन्तु सुखिना के नाम से इसीलिए रखा गया है। मैं इसी क्रम में आज त्यागी जी को धन्यवाद देता हूँ जो आज का कार्यक्रम रखा है, और ईश्वर चाहेगा तो 2 दिन में बहुत सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। बिना किसी औपचारिकता के आज के इनॉग्रल स्पीच के लिए सर को मैंने आमंत्रित किया, आपने सुना। निश्चित रूप से उनके आशीर्वचन से हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी। सर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी व्यस्तता के बाद भी सर ने समय दिया। सुबह मेरी बात हुई तब भी कहीं सर ट्रैफिक में जाम में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि समय से मैं पहुंचूंगा, और वो पहुंचे। तो अभी जो हमने इनॉग्रल स्पीच फॉर्मर ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर राजेश टंडन, नैनीताल हाई कोर्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन लॉ कमीशन उत्तराखंड से सुनी, मैं सर को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से
ये हमारे और हमारे विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल होगी। निश्चित रूप से हम कानून के प्रति कुछ जागरूक होंगे। सर का अपना एक बहुत बड़ा विशारद परिचय है। उत्तराखंड में सर ने बहुत लंबे समय सेवाएं दी हैं। अभी भी सर कई एकेडमिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, और इतना ही नहीं, जहां कानून की रक्षा करते हैं वो कलम भी उतनी चलाते हैं। कानून की बहुत बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उन चीजों में बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः सर का आभार और धन्यवाद देता हूं। सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर से विधिवत अनुमति मिलने के बाद, इस औपचारिक उद्घाटन के बाद, मैं आप लोगों को आज के दूसरे स्पीकर जो हमारे ऑस्ट्रेलिया से हैं, अभी वहां पर कुछ टाइमिंग्स की प्रॉब्लम है, वो हमसे जुड़े। इस बीच डॉक्टर राकेश राणा जो प्रेसिडेंट यंग सोशल साइंटिस्ट एसोसिएशन इंडिया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमें इस विषय पर प्रकाश डालें। डॉक्टर राकेश राणा। धन्यवाद त्यागी सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने ह्यूमन राइट्स डे के इस अवसर पर इस विचार विमर्श में देश भर से और विदेश से को शामिल किया और हम सबको मौका दिया। और इसी विद्वान प्राचार्य आदरणीय चारण साहब, आवाज ठीक आ रही सर? ठीक आ रही है सर, सुन पा रहे हैं जी जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी हमारे ऑडियंस हैं वो अपने मोबाइल को म्यूट रखें प्लीज। कई बार दूसरी जगह से थोड़ा सा व्यवधान होता है, डिस्टरबेंस होता है सुनने में, तो पुनः ये निवेदन है कि वो अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। जी जी जी। आपके इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रेड रीजन क्लब की पूरी टीम को मेरा धन्यवाद और साधुवाद। ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज, इन दोनों को सामने रखकर एक बैलेंस चिंतन करने की कोशिश की। अभी इसकी पूरी बैकग्राउंड आदरणीय जस्टिस साहब ने बताया कि किस तरह से 1948 से इस सफर को तय करते हुए हम ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ते हुए सबको सबके की कोशिश करते हुए स्टेट अपने ढंग से, समाज अपने ढंग से काम कर रहे हैं, बाजार अपने ढंग से इस व्यवस्था को करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे संदर्भ जब मैं समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखने और समझने की कोशिश करता हूँ, ह्यूमन राइट और ड्यूटीज किसी अकाउंट में आया। न्यायिक व्यवस्था में भी आपने एक सिंबल अक्षर देखा होगा, जो हमारे न्यायालय हैं उनमें एक महिला के हाथ में इस तरह की तुला है, और उस तुला का प्रतीक यही है कि किस तरह से चीजों में बैलेंस बनाना है। बैलेंस एक नेचुरल थ्योरी है, एक प्राकृतिक सिद्धांत है। बैलेंस किसी भी चीज का अगर बिगड़ेगा तो व्यवस्था मेंटेन नहीं होगी। इसमें कुछ डेट्स हैं, इसलिए राइट्स और ड्यूटीज के बीच बैलेंस बनाने की कवायदें जब से समाज अस्तित्व में आया है तब से आज तक निरंतर होती रही है। सबसे पहले हम और आपके जीने की एक व्यवस्था समाज के रूप में एग्जिस्टेंस में आई, और समाज में हम सब ने एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज और राइट्स अपने ढंग से तय किए। जो सामाजिक संबंधों का ढांचा है, सामाजिक संरचनाएं हैं, वे भी इस बात की तस्दीक करती है कि हर व्यक्ति के अपने कुछ राइट्स हैं और उनसे जुड़ी उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। उसी के तहत एक सामाजिक संतुलन चलता रहा और एक आदर्श समाज जैसी पुरानी व्यवस्थाएं लंबे समय तक अस्तित्व में आई। उसके बाद इसी का हवाला देकर कि समाज में बहुत सारी चीजों का वायलेंस हो रहा है,
समाज में बहुत सारी चीजें वायलेंट ढंग से हो रही हैं, सबको सबके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोग बहुत चीजों से वंचित हैं। इस बात की दावेदारी स्टेट ने की, राज्य ने की, और समाज के साथ लगातार ये दबाव बनाकर निगोशिएशन किया कि हम वो जो गैप्स हैं, जो वायलेंस है, उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और एक आदर्श समाज व्यवस्था, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था और तमाम आदर्श व्यवस्थाओं की स्थापना के साथ राज्य ने दम भरा और अपने चीजों के साथ अस्तित्व में आया। समाज से सरकार तक का ये सफर तमाम अधिकारों के बीच, तमाम जिम्मेदारियों के बीच पूरी दुनिया ने देखा, और 20वीं सदी का हश्र ये हुआ कि वो पूरी राजनीतिक केंद्रीकरण की सदी बन गई और वहां वर्चस्व की स्थापना के साथ तमाम विश्व युद्ध पूरी दुनिया ने देखे, और ह्यूमन राइट्स के वायलेंस स्थानीय स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हुए। पूरी दुनिया में जन संघर्षों का सैलाब, स्वतंत्रता की लड़ाइयां, आजादी के लिए संघर्ष, ये सब क्या बता रहे थे कि लोगों के पास अपने मौलिक अधिकार अभी भी नहीं है। स्वतंत्रता जैसा मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार तो उसके बाद ही शुरू होगा ना। तो 20वीं सदी तक भी पूरी दुनिया स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ती रही, और कुछ मुल्क तो आज 21वीं सदी तक भी उस संघर्ष में शामिल हैं। तो ये जो लगातार ह्यूमन राइट्स के प्रयास और ह्यूमन राइट्स को अचीव करने की जद्दोजहद, संघर्ष पूरी दुनिया में है, ये आज भी जारी है। ह्यूमन राइट्स के साथ साथ जो आज हम एक ड्यूटीज के बैलेंस की बात करते हैं, उसके साथ एक समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव में हमें ये सोचना होगा कि आप राइट्स के साथ ड्यूटीज की जो आवाज उठा रहे हैं, क्या इस व्यवस्था में न्याय है? ये जस्टिस पूर्ण व्यवस्था है जिसमें हम समान ढंग से राइट्स और ड्यूटीज की बात कर सकें? आज दुनिया में लगातार जो वायलेंस बढ़ी है, लगातार जो जीवन संघर्षों के लिए जूझना बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो पर्यावरण शरणार्थियों की एक संख्या पूरी दुनिया में बढ़ी है ना, लोगों को सूखे, अकाल और आवश्यक जीवन दशाओं के न होने के कारण ही अपने स्थान से पलायन करना पड़ रहा है। क्या एक जस्टिस पूर्ण व्यवस्था हम दे पाए? क्या स्टेट उस तरह की व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में कायम कर पाया कि जहां न्यायपूर्ण ढंग से एक सुंदर विश्व का निर्माण किया जा सके और एक बेहतर दुनिया के साथ सब हिंसा को मिनिमाइज करके जी सकें? बेसिकली सभ्यता का विकास हिंसा को मिनिमाइज करने का प्रयास है। तब से लेकर और आज तक जितने भी ह्यूमन राइट्स के एक्ट बने, नए नए नियम कानून बने, दुनिया में तमाम संविधान एग्जिस्टेंस में आए, वो सब क्या है कि हिंसा को मिनिमाइज किया गया है ना। उनके लिए नियम बनाए, एक्ट बनाए, लोगों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई। ह्यूमन राइट्स भी उसी दिशा में चार्टर 1948 में बनना एक बड़ा कदम था, एक बड़ी छलांग थी। उसके साथ जो ड्यूटीज की बात हमने जोड़ने की कोशिश की, क्या समाज से लेकर स्टेट की व्यवस्था में, सरकारों की व्यवस्था में उस बैलेंस को हमने बनाए रखा? अगर बनाए भी रखा तो स्टेट ने उसे अपने ढंग से फॉर्मेट किया और स्टेट ने उन ड्यूटीज को नागरिकों पर, पूरी दुनिया के समाजों पर अपने ढंग से थोपा और अपने ढंग से डिफाइन किया। उसका कारण स्पष्ट है। उसका कारण इस तरह से स्पष्ट है कि जिसके पास ताकत होती है, सत्ता होती है, वो चीजों को अपनी शैली में डिफाइन करता है, अपने ढंग से आपकी ड्यूटीज आपको बताता है। उसका एक बड़ा उदाहरण फिलहाल हम मार्केट के दौर में है, वैश्वीकरण के दौर में है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में है। उसका एक बड़ा उदाहरण आज की तारीख में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज बाजार कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है, जिसे हम CSR कहते हैं।
CSR के तहत वो कहता है कि हम कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ढंग से काम करेगी, हम समाज के वेलफेयर के लिए अपने ढंग से इन्वेस्ट करेंगे, है ना। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज CSR के नाम पर समाज में अपने ढंग से चीजों को तय कर रही है। यानी कि सोसाइटी जब थी तो सोसाइटी ने इन राइट्स और ड्यूटीज के बीच अपने ढंग का बैलेंस बनाया। स्टेट जब आया तो स्टेट ने इन राइट्स और ड्यूटीज के बीच अपने ढंग का बैलेंस बनाया। आज बाजार है, बाजार अपने ढंग से इन चीजों को डिफाइन कर रहा है, अपने ढंग से इन्हें बैलेंस कर रहा है, अपने ढंग से वो हमारी ड्यूटीज हमें बता रहा है। और कॉर्पोरेट के साथ कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर जो एक बड़ा कंसेप्ट आज दुनिया में उभरा है, वो पूंजीवाद को प्रोटेक्ट करने का, इन तमाम चीजों को अपने ढंग से अपने फेवर में ढालने का, लाभ को सर्वोच्च ढंग से सोसाइटी में इनकलकेट करने का एक व्यवस्थित ढांचा है। जिस नव उदारवाद के दौर में हम हैं, इस नव उदारवाद के दौर में ह्यूमन राइट्स और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनना कहां तक मुमकिन है, कैसे इस जहां लगातार गैर बराबरी बढ़ी हो, लगातार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गैर बराबरियां अपने ढंग से समाज को लील रही हैं, है ना। लगातार ये गैप्स बढ़े हैं, लगातार शोषण बढ़ा है ना। पर्यावरण संकट क्यों खड़ा हुआ? पर्यावरण संकट जब बड़े बड़े मुल्कों ने अपने ढंग से नेचर को एक्सप्लॉइट किया, अपने ढंग से नेचुरल रिसोर्सेज का अतिरिक्त दोहन किया और पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा किया। गरीब मुल्कों को उनकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? उनके पास तो नाउ टेक्नोलॉजी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उस स्तर से दोहन कर सके और अपना विकास कर सके। तो ये सत्ता का चरित्र है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास साइंस है, जिसके पास पावर है, वही चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकता है, वही चीजों को डिफाइन कर सकता है, वही चीजों को तय कर सकता है। और वही आपको बताता है कि आपकी ड्यूटीज ये हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, आप ये हैं, मैं ये हूं। जैसे हम और आप रोज अपने इस कमरे में गंदगी फैलाते हैं, पेपर फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं और सफाई कर्मी को कहते हैं ये गंदा आदमी है, ये सफाई, गंदगी हम फैला रहे हैं, पेपर हम कूड़ा करकट हम फैला रहे हैं, सफाई वो कर रहा है। लेकिन चूंकि डिफाइन करने की ताकत मुझ में है, सत्ता में मैं हूं, ज्ञान मेरे पास है, व्यवस्था मेरे पास है, पॉलिटिकल सिस्टम मेरे पास है, तो डेफिनेशन मैं दे रहा हूं, चीजें मैं तय कर रहा हूं। इसी तरह से ड्यूटीज और राइट्स की बात है। राइट्स के लिए समाज जनसंघर्ष पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बता रहे हैं कि इसके साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, आप ये ड्यूटी कर। तो ड्यूटीज कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ढंग से काम करती है। वो कहती है कि हमारे लिए पर्यावरण का मुद्दा अहम है, हम पर्यावरण पर इन्वेस्ट करेंगे। लोग भूखे मर रहे हैं, लगातार दुनिया में गरीबी बढ़ी है, हंगर इंडेक्स पूरे देशों में अफरा तफरी मचाए हुए है। हम कॉर्पोरेट अपने ढंग से हैप्पीनेस इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक तरफ गरीबी है, भुखमरी है, लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के पास जीवन जीने का अधिकार, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की स्थितियां नहीं है, और हम अलग ढंग की रिक्वायरमेंट, अलग ढंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग ढंग की ड्यूटीज अपने ढंग से डिफाइन करते हैं, बताते हैं। तो ये जो एक गैप है, ये जो एक बड़ा कल्चरल लैग है कि कुछ चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं और जो जमीनी लड़ाई है, जमीनी सच्चाई है, जो ग्राउंड की रियलिटीज हैं, उनसे चीजें कट गई है। तो क्या ऐसे में रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज के बीच उस तरह का बैलेंस बनना, उस तरह से उन चीजों को डिफाइन करना एक हद तक सही है? आज पूरा जो नेचुरल रिसोर्स का मैटर है ना, एनवायरमेंटल क्राइसिस का मैटर है, क्लाइमेट क्राइसिस का मैटर है, इस चीज को बढ़ाने में किनका हाथ है? एक गरीब आदमी कितना पोल्यूशन कर रहा है, या एक गरीब मुल्क या एक विकासशील देश कितना पोल्यूशन कर रहा है, और अमीर मुल्कों का उस पोल्यूशन को बढ़ाने में, उस पूरे नेचुरल हैबिटेट को खत्म करने में
कितनी भूमिका है। लेकिन क्योंकि बड़े मुल्कों के पास, विकसित मुल्कों के पास ताकत है, वो आपको कहते हैं कि हम अपना CO2 प्रोडक्शन कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके एवज में हम आपको कुछ धन दे सकते हैं, कुछ निवेश हम कर सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है कि अमीर मुल्क, बड़े लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करें और उसकी कीमत तमाम गरीब लोग चुकाएं? हवा को पोल्यूटेड आप करें, पानी को पोल्यूटेड आप करें, और हमें ह्यूमन राइट्स, बेसिक जो आवश्यकता है उनसे भी वंचित करें, हमारे लिए जीवन दशाएं भी आप ना छोड़ें कि हम इस दुनिया में उसमें जी सकें, और फिर आप कहें कि नहीं, हम अपने ना CO2 को कम कर सकते, ना अपनी व्यवस्थाओं को मिनिमाइज कर सकते, हम इसके लिए कुछ अपने इन्वेस्टमेंट इन मुल्कों में बढ़ा सकते हैं। ये कौन सी न्यायपूर्ण व्यवस्था है? इसमें कहां ह्यूमन राइट्स बचा है? तो आज एक पूरा नए ढंग से ग्लोबलाइजेशन के दौर में अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज को शायद रिवैम्प करने की जरूरत है, इस पूरे कंसेप्ट को रिवैम्प होने की जरूरत है, और अपने ढंग से इन चीजों को समझने की जरूरत है। जो मानवाधिकार का समाज शास्त्र है वो यही कहता है। मानवाधिकार के समाज शास्त्र ने जिन तमाम ऐतिहासिक मोड़ों को देखा है, उनमें नई नई सामाजिक ज्ञान विज्ञान की धाराएं इसीलिए जुड़ती आई हैं। स्तरीय विमर्श खड़ा हुआ, वो ह्यूमन राइट्स की एक नई शाखा थी। उसने पूरी दुनिया में महिला अधिकार के लिए परचम लहराया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, दुनिया को बताया। लेकिन उसी के साथ साथ एक पैरेलल जो कंसेप्ट आया कि महिलाएं अपने अधिकार की बात तो करती हैं, वो अपनी ड्यूटीज की बात भी करें, क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो अपनी ड्यूटीज की बात तब करेंगे ना, तब आप एक न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करें। समाज शास्त्र में एक नई ज्ञान धारा दलित साहित्य की इंडियन पर्सपेक्टिव में उभरी। हालांकि वो तो अमेरिका, अफ्रीका सभी जगह उभरी, लेकिन भारत में दलित साहित्य ने जिस तरह से स्पेस बनाया, वो अपने ह्यूमन राइट्स के लिए एक संघर्ष था। आज एक विमर्श, ट्राइबल विमर्श के तौर पर, जनजातीय विमर्श के तौर पर एक नई ज्ञान शाखा सोशल साइंसेज में उभर रही है। तो वहां हम इनके साथ साथ इस बैलेंस को जब तक नहीं बनाएंगे, और इस बैलेंस पर बात करने से पहले एक जस्टिस वाली व्यवस्था, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो ये बात अधूरी है, ये डिस्कस अधूरा है, ये विमर्श अधूरा है, ना इस दिशा में बहुत सार्थक ढंग से बढ़ा जा सकता है। इसलिए 21वीं सदी तमाम बातों के होते हुए, तमाम ताकतों को इस्टेब्लिश करते हुए, साइंस और टेक्नोलॉजी के परचम को लहराते हुए भी आधी अधूरी बात कर रही है, क्योंकि यहाँ बड़े विरोधाभास हैं। दुनिया दो खास खेमों में बंटती दिख रही है, एक तरफ आम दुनिया, एक तरफ खास दुनिया। शहर के एक तरफ झुग्गी झोपड़ियों की लंबी कतार, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े टावर। ये जो एक पूरी अनइक्वलिटी का ग्राफ है, क्या ये दुनिया के अस्तित्व को कायम रख पाएगा? क्या एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है? क्या इसमें ह्यूमन राइट्स सुरक्षित हैं? क्या इसके साथ हमें अपने ढंग से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उस तरह से डिफाइन, समझना और उन पर एक्शन नहीं करना चाहिए? तो ये जो एक गैप है, ये जो कुछ चीजें हमें अनइक्वल कर रही हैं, ये जो चीजें हमें बेचैनी पैदा करती हैं, इन्हें हमें समझना ही पड़ेगा। और नई सदी को नए ढंग से एक बेहतर दुनिया की तरफ अगर बढ़ना है, तो उससे पहले उन्हें उन न्यायिक धाराओं को अपनी मुख्य धारा में लाकर एक समृद्ध, शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुखी दुनिया की दिशा में बढ़ाना पड़ेगा। आप हैप्पीनेस इंडेक्स बनाइए, लेकिन आप अपनी हंगर इंडेक्स को भी तो थोड़ा बैलेंस करिए ना। आप गरीबी को भी कम करिए ना। ग्लोबलाइजेशन के दौर में लगातार जीवन संघर्ष बढ़े हैं, गरीबी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है ना।
भारत जैसे विकासशील देश भी उसमें रोज कलाबाजियां खा रहे हैं, है ना। कभी हम हंगर इंडेक्स में भी एक अशोभनीय स्थान पर दिखाई देते हैं, गरीबी के इंडेक्स में भी हम एक अशोभनीय स्थान पर दिखाई देते हैं। तो कहाँ ह्यूमन राइट्स की बात होगी, कहाँ ड्यूटीज की बात, किस स्तर पर करेंगे, किस मुंह से उनके साथ हम ड्यूटीज की बात करें। क्या आपकी ये ड्यूटीज भी हैं? आपको एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना है, जो अपने जीवन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज के वर्ग अपने एग्जिस्टेंस के लिए जूझ रहे हैं, है ना। उनसे हम ड्यूटीज की बात किस मुंह से करेंगे, है ना। तो इसलिए अराजकताएं हैं, लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन है ना, असंतोष है सिस्टम में, पूरी दुनिया में है ये ग्राफ। जब तक हम इन चीजों को एक बैलेंस रूप में स्थापित नहीं करेंगे, उस दिशा में हम सार्थक ढंग से शायद नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं एक समाजशास्त्री के नाते इस विषय पर जिस दृष्टि के साथ सोचता हूं और जिस दृष्टि के साथ इस पर विमर्श की अपेक्षा रखता हूं, उसके कुछ बिंदु मैंने आप सबके साथ साझा किए, और इस पर हम अगले 2 दिन तक कोई सार्थक विचार विमर्श रख पाएंगे, दुनिया के सामने अपनी कोई बात बता पाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ रतनगढ़ महाविद्यालय को विशेष बधाई, आदरणीय सुशील त्यागी जी को, चारण साहब को, उनकी पूरी टीम को विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। आप सबने मुझे भी समय दिया। नमस्कार। हेलो। जी सर। हाँ सर, सबको सर जुड़ गए ना। अब बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी सर सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। सर समराइज हो गया ना? जी सर, जी सर, समराइज हो गया सर। सतपाल सर जुड़े हैं सर। अच्छा, मैंने सोचा कभी बीच में तो नहीं कॉल पड़ा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोगों ने डॉक्टर राकेश राणा, यंग सोशल साइंटिस्ट एसोसिएशन के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, उनको सुना। बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, बिना समय दिए उनको आमंत्रित किया जाता है और उतना ही वो बेहतर बोलते हैं। कई वेबिनारों में मैं उनसे जुड़ा, मेरे छोटे भाई हैं, मेरठ से हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे पीछे पीछे थे, लेकिन अब बहुत आगे निकल चुके हैं। नहीं सर, नहीं। राकेश जी का धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे लगता है हमारे अतिथि वक्ता प्रोफेसर सत्यपाल, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो जुड़े हुए हैं। उनके बीच में और मुख्य अतिथि के बीच में एक सेतु बांधने का काम अभी राकेश राणा जी ने किया। वहां पे टाइमिंग्स यहां से अलग हैं। मैंने सर से समय लिया, बोले आधे घंटे बाद मैं कंफर्ट फील करूंगा, जुड़ पाऊंगा, तो संभवतः सर जुड़े हुए हैं। मुझे सुन पा रहे हैं सर? ऑस्ट्रेलिया से सर सुन पा रहे हैं सतपाल सर? हाँ जी। जी सर, जी सर। नमस्कार आप सबको। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बिना किसी औपचारिक ताकि सर को आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूं, और हमारे प्राचार्य महोदय आपका इतनी दूर बैठे शाब्दिक आदर सत्कार करें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, और उसके बाद सर हमें अपने ज्ञान से नवाजेंगे। सर राजकीय पीजी महाविद्यालय रतनगढ़ राजस्थान के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के आज प्रथम दिवस हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय टंडन साहब, जो विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। मैं आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रतनगढ़
श्रीमान विजेंद्र सिंह जी चार साहब हमारे निमंत्रण पर आज इस वेबिनार में पधारे हैं और उपस्थित रह करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपका भी पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर सत्या पॉल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा मार्गदर्शन करके हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जानी मानी कवियत्री और सहायक आचार्य डॉक्टर अंजू जी बेनीवाल भी हमारे साथ हैं और आज आप हमारा मार्गदर्शन करेंगी। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और डॉक्टर राकेश राणा जो यंग सोशल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अभी आपको भी हमने सुना और आपके उद्बोधन से हम सब हमारे सारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए। मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजीव जी गुप्ता जो जोधपुर से हैं, आपका मार्गदर्शन आज हम कल मिलेगा। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर जगपाल सिंह जी जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं कैलिफोर्निया से, मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हालांकि आपका उद्बोधन हमें कल सुनने को मिलेगा। डॉक्टर राजेश कुमार जी शर्मा जो डायरेक्टर हैं गांधी अध्ययन केंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके उद्बोधन से हम सब लाभान्वित होंगे। मिस्टर सुरजीत सिंह जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेपी मॉर्गन बैंक लंदन से, महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जाने माने लेखक और सीनियर आरएएस ऑफिसर डॉक्टर जीएल शर्मा साहब का भी उद्बोधन हमें मिलेगा। आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और सोशियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर सुशील त्यागी साहब जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, और डॉक्टर एपी गुप्ता साहब जो सह आयोजक हैं, मैं दोनों का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोगों ने यह सुना टंडन साहब से कि किस प्रकार से मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा, मानवाधिकारों की बात हुई, पूरे विस्तार से आपने हमें बताया और हम सब लाभान्वित हुए। और इसके साथ ही हमने यह सोचा कि मानवाधिकार दिवस से पूर्व दिवस को क्यों नहीं हम कर्तव्यों पर बात करें, ड्यूटीज पर बात करें, क्योंकि कर्तव्य की यदि बात नहीं करेंगे तो अधिकारों की बात अधूरी लगती है, बेमानी लगती है। तो कर्तव्यों के बिना अधिकार प्राप्त होते हैं तो वो अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए हम सोचते हैं कि कर्तव्यों पर बात की जाए। मैं ये समझता हूं कि सड़क पर चलना मेरा अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा यह भी कर्तव्य है कि मैं सड़क के बाईं तरफ चलूं ताकि अन्य लोगों के अधिकारों में खलल नहीं पड़े, वो निर्बाध रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। तो जिस प्रकार से कामायनी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि हम औरों को यदि सुखी देखना चाहते हैं तो हम खुद को सुखी देखना चाहते हैं तो औरों को भी हमें सुखी रखना पड़ेगा। उनकी दो पंक्तियां मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मैं ये समझता हूं कि हम सब मिलकर के एक सुखी और सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारी कार्यशाला उसी की तरफ एक कदम बढ़ाएगी। पुनः मैं सभी सहभागियों का और हमारे अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचार्य महोदय के शाब्दिक धन्यवाद के उपरांत मैं आज के अतिथि वक्ता प्रोफेसर सत्यपोल साहब जो कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनसे आग्रह अनुग्रह करूंगा कि वो जल्दी आप लोगों से जुड़ें और हमारा मार्गदर्शन करें। एक ये छोटा सा प्रयास रहा है। जनरली विश्व मानवाधिकार दिवस को हम 10 तारीख को मनाते हैं। मैंने प्रारंभ में भी ये बात कही थी कि इस बार मन में कहीं ये बात चेपी, ये बात आई कि हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अधिकारों से पहले अगर कर्तव्य की तरफ हम नहीं जाते तो अधिकारों की बात करना बेमानी है। उसी श्रृंखला में आज पूर्व दिवस हम कर्तव्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कर्तव्य और अधिकारों पर चर्चा हो भी रही है, आगे भी होगी। अभी हम सर को सुनेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि बिना किसी औपचारिकता के, चूंकि हमारे इस आयोजन में जो भी एमिनेंट स्पीकर्स जुड़े हुए हैं
जितना वो बोलेंगे, मुझे लगता है कि अगर उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो शायद वो उससे भी लंबा होगा। अभी माननीय जस्टिस साहब को हमने सुना, राकेश राणा जी को सुना, अभी प्रोफेसर सत्यपाल सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमसे जुड़े। नमस्कार सर, वेलकम। थैंक यू। Thank you, Tyagi ji. What I would like to say is that since I didn't have enough time to prepare, whatever I will say on the basis of common knowledge, common sense. As we all know that this day is celebrated every year, and December, and on this day there are conferences, meetings, thinkings, as you are doing here, so that we know what our human rights are. And you also said that human duties are equally important, and I agree with it. Now, the human rights are celebrated with a different theme each year. This year's theme is human rights theme is equality, reducing inequality, advancing human rights. Last year's theme was recover better, stand up for human rights. Means because we are passing through the corona period last year, and that's why that particular theme was given to the people to think about it, to talk about it, so that we could prepare ourselves so that human rights are properly protected. Now this year is basically about equality. Of course, human rights are about equality, reducing inequality, and so many things. What I will do here is I'll talk about few human rights which I think are important to talk about today. Though there are many deliberations for the human rights by United Nations, and they cover many aspects of human rights. But given the time and the time I had with me, I will discuss only a few. Let's talk about the right to live peacefully without fear and pressure from government. This is a universal right that everybody wants to live peacefully. But there are some countries also